हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी बड़ी पार्टी को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तभी फ्लोर तक जाने के लिए आपने लिफ्ट लिया और वो बीच में ही अटक जाती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? वेल, कहानी शुरू होती है और यहाँ हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो किसी चीज को बना रहा है जो किसी केमिकल जैसी लग रही है। उधर हम कहानी के कुछ अहम किरदारों को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल परे हैं। अगले सीन में हम बार्टिन टावर को दिखाया जाता है जहाँ एक आलीशान पार्टी होने वाली है जिसके लिए सभी लोग रेडी होकर वहां पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्लिना को देखते हैं जो कि काफी बड़ी न्यूज रिपोर्टर है। जो कोई भी यहाँ आ रहा है वो तुरंत उसे पहचान ले रहा है, जो देखकर उन दोनों को काफी अच्छा भी लगता है। अब इसके बाद हम मार्टिन नाम के आदमी को देखते हैं जो इसी जगह पर काम करता है, पर उसके मोटापे की वजह से काफी लोग उसे बुली करते हैं, लेकिन उसे उनकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डॉन को जानता है क्योंकि वो दोनों उसी जगह काम करते हैं। जब मार्टिन उसे इस ऑफिस के सीईओ मिस्टर बार्टिन के बारे में बताता है तो वो थोड़ा अजीब फील करता है क्योंकि वो यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसने उन्हें नहीं देखा। होपफुली आज वो उन्हें देख ले क्योंकि आज वो भी इस पार्टी में आ रहा है। कुछ समय के बाद वहाँ जॉर्ज नाम का आदमी आता है जिसकी आज परफॉर्मेंस है इस पार्टी में, क्योंकि वो प्रोफेशन से एक कॉमेडियन है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसकी नजर अंदर खड़े सिक्योरिटी ऑफिशियल अली पर पड़ती है जिसका धर्म का वो मजाक उड़ाता है, जिस चीज को देख के वहां मौजूद लोगों को पता चलता है कि ये किस किस्म का आदमी है। वहीं वो बाहर खड़े गार्ड से कहता है कि लिफ्ट को ज्यादा ना भरे क्योंकि उसे भीड़ में सफोकेशन होने लगती है। लेकिन तभी वहां एक बूढ़ी लेडी आ जाती है जिसे उन्हें मजबूरन अंदर लेना पड़ता है। अगले सीन में हम मिस्टर बार्टन को देखते हैं जो किसी कंपनी के सीईओ हैं। वो भी इस पार्टी में आए हैं और जैसे कि हमें पता है कि वो जाकर उस लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं जो अपनी 10 साल की पोती क्लारा के साथ है। वेल, अब जॉर्ज कहता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा लोग लिफ्ट में नहीं आ सकते। तो वो गार्ड बटन प्रेस कर देता है, तभी वहां भागते हुए स्विफ्ट आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। तो मिस्टर बार्टन लिफ्ट रोक देते हैं और उसे अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ हो जाते हैं टोटल 9 लोग, जिसकी वजह से जॉर्ज को थोड़ी दिक्कत भी होती है। उसे इस बात का फोबिया हो रहा था कि कहीं बीच में जाकर लिफ्ट बंद ना हो जाए, इसलिए वो बार बार हिले जा रहा था जिसे सभी को बहुत अजीब लगता है। और इसी को देखकर क्लारा अपने दादाजी से पूछती है कि वो ऐसे हिल क्यों रहा है, तो वो बताते हैं कि शायद उसे भीड़ से डर लगता हो, इसलिए क्लारा जानबूझकर एक शैतानी करती है और जॉर्ज को दिक्कतें होने लगती है। वो बार बार लिफ्ट की स्टॉप बटन प्रेस करे जा रही थी जिससे वो बहुत गुस्सा करता और चिल्लाता भी है, लेकिन वो इतने बड़े आदमी की पोती थी इसलिए वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप सॉरी बोलकर पीछे हट जाता। लेकिन इस छोटी सी बच्ची की गलती आगे जाकर बहुत बड़ा बवाल मचाने वाली है जो शायद किसी ने सोचा ना होगा। कुछ समय के बाद लिफ्ट चलते हुए अचानक से रुक जाती है। मिस्टर बार्टन स्टार्ट के बटन को प्रेस करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब अली अपने स्टाफ वालों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी फोन की बैटरी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्हें कॉल वाले बटन से प्रेस करना पड़ता है। अभी वहां से जवाब आता है कि आप लोगों को इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए था। कोई ऐसे लिफ्ट की बटन बार बार दबाता है, लेकिन मिस्टर बार्टन के कहने पर वो चुप हो जाता और मदद के लिए चला जाता। काफी देर हो जाती है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता, जिससे कि अब सभी की घबराहट होना शुरू हो जाती है, खासकर जॉर्ज की जो कि अब ज्यादा हिलने लगता है और उसको तो अब दम भी घुटने लग गया था। मार्लिना उसे पानी देती है जिससे कि वो थोड़ा शांत महसूस करता है। अब समय बीतने लगता है और उनके पास अब करने को कुछ नहीं था। वहां से कोई मदद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मार्टिन टाइपास के लिए अपने सीईओ से ही बात करने लगा। वो उनसे कहता है कि मुझे सुनने में आया कि आज की पार्टी में आप रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें सही सुना है, अब मैं काम करके थक चुका हूँ, इसलिए थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। तभी वो बूढ़ी लेडी जिसका नाम जेन है वो अजीब तरीके से कहती है जिसके पास $75 मिलियन हो उसे काम करने की क्या जरूरत है। उसकी आवाज सुन के सभी के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि असल में मिस्टर बार्टन के पास इतने पैसे होंगे। लेकिन मिस्टर बार्टन इस बात से इनकार करते हैं और जल्दी से जेन की बात को पलट देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पैसों वाली बात को छुपाना चाहते हो। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि आगे जाकर ये बूढ़ी लेडी एक बहुत ही बड़ा गेम खेलने वाली है। वहीं जॉर्ज की हालत अब कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं लग रही थी, वो बहुत ही परेशान लग रहा था। उधर मिस्टर बार्टन एक के बाद एक लगातार बटन दबाए जा रहे थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि इस समय लिफ्ट रुकी हुई है। तभी हम देखते हैं कि जेन एक विस्की के साथ दवा खाती है और कुछ देर बाद हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी और डॉन के बीच बार बार आई कांटेक्ट हो रहे हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड मैरिलीन नोटिस कर लेती है और फिर वो उस लेडी से बात करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसी के डिपार्टमेंट में काम करती। लेकिन यहाँ ये बात डॉन ने उसे कभी नहीं बताई और जब वो लिफ्ट में एंटर हुई थी तब वो उसे दूर ही खड़ा होता है, जो कि मैरिलीन को काफी अजीब लगता है। अब इसके आगे वो कुछ और कह पाती कि तभी वो बूढ़ी लेडी अचानक से नीचे गिर जाती है और सभी बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें उठाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो नीचे ही बैठे रहने के लिए कहती है। उसी दौरान वो सभी को बताती है कि वो लंदन में रहती है, लेकिन वो खासकर मिस्टर बार्टन से मिलने के लिए यहाँ पर आई है।
उनके हस्बैंड भी उनके साथ ही आने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो नहीं आ सके। तो ऐसा लग रहा था कि जेन का कुछ खास रिश्ता है मिस्टर बैटन से, लेकिन वो तो जेन को जानते ही नहीं। अब इसी बीच प्रेग्नेंट लेडी को हम कुछ परेशान देखते हैं। उसे असल में टॉयलेट करना था, लेकिन वो यहाँ कैसे करे। तब अली और मार्टिन उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद वो अपनी ही पर्स में टॉयलेट करती है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। उधर मिस्टर बैटन अभी भी कॉल बटन को प्रेस किए जा रहे थे कि शायद सामने से कोई जवाब दे दे, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता, यानी कि इन्हें और इंतजार करना होगा। तभी जेन अचानक से बोलने लगती है कि वो अपने परिवार के बारे में सभी को बताती है कि कैसे उसका बेटा जंग में शहीद हो गया, जिसके सदमे में उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। पर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने अपनी पूरी इनकम या फिर ये कहें कि पूरी सेविंग मिस्टर बैटन के कंपनी के शेयर खरीदने के लिए निकाल दिए, लेकिन वो असल में फेक शेयर थे जिनका कोई मतलब नहीं था। और फिर वही हुआ जिस बात का उन्हें डर था, यानी कि उनका पूरा पैसा डूब गया। उनकी ये सब बातें सुनकर डॉन को याद आता है कि ये तो मिस्टर जॉन की वाइफ है, जिससे उनकी कुछ समय पहले बात हुई थी, और इसी शेयर को लेकर जो कि उसने उन्हें बेचा था। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उनके पैसे डूब गए तो उसके हस्बैंड ने इन लोगों से अपने पैसे वापस देने को कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी, जिसके बाद जॉन ने खुद को गोली मार ली। और अब जेन ने ठान लिया कि अब वो मिस्टर बैटन से बदला लेकर रहेगी। तो मिस्टर बैटन कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है। उनका भी कहना सही था, उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर जेन कहती है कि मुझे पता चला है कि आपको शेयर से $75 मिलियन का फायदा हुआ है। अब इसके आगे वो कुछ और कह पाती कि तभी वो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी सांसें ये लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है। लेकिन जाते जाते उसने सभी को कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में जेन के बैग में एक बॉम्ब है जो कि वो उस पार्टी में ले जा रही थी ताकि बैटन के साथ साथ सभी को वो उड़ा सके। पर उससे पहले ही वो चल बसी, लेकिन अभी भी वो बॉम्ब उसी के पास है और मिस्टर बैटन भी वही है। क्या ये धमाका यही होगा या फिर उससे पहले इन्हें बचा लिया जाएगा? यही सोचकर सभी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अब यहाँ मार्टिन फौरन पुलिस को कॉल लगाता है ताकि वो मदद मांग सके। उधर मैरिलिन ने अपने फोन से लाइव आ जाती है ताकि वो सभी को सिचुएशन के बारे में बता सके। लेकिन सभी के मन में एक ही आशंका थी कि अगर वो बॉम्ब को ढूंढ कर बंद कर दें तो शायद वो खतरे से बच सकते हैं। पर इसके लिए आगे कौन आएगा? तो यहाँ आती है वो प्रेग्नेंट लेडी जो उसके बैग को चेक करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर उसे ये करना ही था। अब वो उसके ड्रेस के अंदर देखने लगती है जहां पर उसे वो बॉम्ब मिल जाता है जो कि एक केबल से अटैच था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि असल में करना क्या है। तब तक डॉन लिफ्ट के ऊपर के हिस्से को खोलकर चेक करता है कि क्या पता वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। लेकिन ये लिफ्ट और इमारत दोनों ही काफी पुरानी है, इसलिए यहाँ से कोई इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं जिससे कि वो बाहर निकल सके। वहीं वो प्रेग्नेंट लेडी अब स्मोकिंग करना शुरू कर देती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। तो डॉन उसे ऐसा करने से रोकता और तब जाकर वो एक ऐसा राज खोल देती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो मैरिलिन के सामने ये सच बता देती है कि असल में उसके पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि डॉन का है। अब ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड चौंक जाती है और सबके सामने रोने लगती है। तो प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि मुझे मैरिलिन के बारे में डॉन ने कभी बताया नहीं था, वरना मैं ऐसे कदम कभी नहीं उठाती। डॉन कहता है कि अभी हम लोग बाहर जाकर इस बारे में आर्गू करेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। और जिसकी वजह से ये सब हुआ था वो 10 साल की बच्ची अभी भी यही है और वो बच्ची भी रोने लगती है, लेकिन उसकी शरारतें अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर डॉन कहता है कि क्यों ना हम एक बार सभी मिलकर इस गेट को खोले, क्या पता हमें किसी फ्लोर पर अटके हों। वहीं दूसरी ओर हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो टीवी में ये न्यूज देख रहा होता है कि कैसे ये 9 लोग पिछले कई घंटों से लिफ्ट में अटके हुए। पर ये आदमी है कौन, और ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। इधर लिफ्ट में सभी लग गए थे लिफ्ट के डोर को खोलने में। वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वो फ्लोर उनसे थोड़ी ऊपर था। वहां से बाहर निकलने के लिए काफी कम स्पेस भी था। लेकिन डॉन कहता है कि उसे इस छोटी सी जगह से ऊपर जाकर किसी को आवाज लगाएगा। वो हल्की सी अपनी गर्दन बाहर निकालता है, आवाज लगाता है, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि जब से बॉम्ब वाली खबर बाहर फैली थी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया था। तो अब उसकी आवाज सुनने के लिए कोई नहीं था। लेकिन यहाँ हम उस बच्ची को भी देख पाते हैं, वो अभी भी शरारत करी जा रही थी और सारी बटन को लगातार प्रेस कर रही थी, ये जानते हुए कि ऊपर बीच में डॉन फंसा हुआ है। लेकिन उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। अब डॉन जेन की स्टिक लेता और फिर बाहर लगी बटन को प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन उसे गलती से ऊपर के बजाय नीचे वाली बटन प्रेस हो जाती है, जिससे कि वो पूरी लिफ्ट 9 लोगों के साथ एक फ्लोर नीचे चली जाती है। और यहाँ डॉन तो लिफ्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन उसका एक हाथ ऊपर रह जाता है, जिससे कि पूरी लिफ्ट में खून ही खून हो जाता है। उसे इस वजह से काफी दर्द भी हो रहा था। अब ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी को पता चल चुका था कि यहाँ से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। उधर मार्टिन लगातार पुलिस को फोन कर रहा था, लेकिन उन्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उनसे बार बार कहता है कि हम यहाँ पिछले कई घंटों से अटके हुए हैं, हमारे साथ एक बूढ़ी लेडी है जो कि मर चुकी है और उसके आसपास बॉम्ब है जो कि इस समय एक्टिव है, आप लोग यहाँ आते क्यों नहीं है? वो मार्टिन से कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं
तभी उसकी नज़र एक नोटिफिकेशन पर जाती है जो उसे ओपन करता है, तो वहाँ एक आदमी दिखता है जिसने पुलिस को सरेंडर कर दिया था। अब आपको जान के हैरानी होगी कि असल में ये वही आदमी था जिसने जेन को बॉम्ब बना के दिया था। ये वही आदमी है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और एक खुलासा भी किया है। तो उसने बताया कि वो असल में एक टाइमर बॉम्ब है जिसमें अब तकरीबन 15 मिनट बचे हुए हैं, जिसके बाद वो फट जाएगा। अब ये न्यूज सुनकर उस लिफ्ट में बचे 8 लोगों के पसीने छूट जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब आगे किया क्या जाए। सभी को अब यकीन हो चुका था कि वो नहीं बचेंगे। तभी जॉर्ज उन्हें एक आइडिया देता है, क्यों ना वो लोग एक बार फिर मिलके गेट को खोले। मे बी वो इस समय लिफ्ट किसी लॉबी के सामने अटकी हुई हो, लेकिन जब वो मिलकर डोर को खोलते हैं तो उनके सामने एक दीवार थी, यानी कि ये आइडिया भी बेकार निकला। मार्टिन अपना पूरा गुस्सा मिस्टर बार्टन पर निकालता है। उसका कहना था कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। अगर वो अपने स्टाफ को उस फेक शेयर को सेल करने को फोर्स नहीं करते तो जॉन उसे कभी नहीं खरीदता और ना ही कभी मरता, और ना ही हम आज एक लिफ्ट में बॉम्ब के साथ अटके होते। और ये सारी गलती तुम्हारी और तुम्हारी इस बच्ची की वजह से हो रहा है। अगर वो बटन ना दबाती तो हम रुकते नहीं। वहीं जॉर्ज सबको समझाता है कि आज नहीं तो कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन अभी पहले हमें इस बॉम्ब का कुछ करना होगा क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हुए। तो वो आइडिया देता है, क्यों ना हम जेन की लाश को बीच से अलग कर दें, फिर उस बॉम्ब वाले हिस्से को निकाल कर नीचे फेंक दे, क्योंकि वो असल में उसकी ड्रेस से नहीं बल्कि उसके पेट से अटैच थी, जिसे बाहर निकालने पर वो फट भी सकता है। लेकिन उनके पास एक नेल काटने वाला टूल है जिसे ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब जॉर्ज हिम्मत करता है लेकिन वो उसे कर नहीं पाता क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो पहली बार मिस्टर बार्टन आगे आते हैं और उस लाश को काटने लगते हैं, लेकिन रिब्स को वो छोटे से टूल से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए वो सभी से कहते हैं कि कोई मदद करो, लेकिन किसी को ये नहीं करना था। लेकिन जब वो कहते हैं कि जो मेरी मदद करेगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे, अब यहाँ पर सभी लोग सामने आ जाते हैं क्योंकि पैसे सभी को चाहिए था। लेकिन तभी कॉल बटन से आवाज आती है कि पुलिस ऊपर आ चुकी है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उसी दौरान हम देखते हैं कि लिफ्ट को हल्का सा ऊपर खींचा जाता है और उसी जगह में कुछ गार्ड्स को देख पाते हैं, और हम यहाँ पर कुछ गार्ड्स को देख पाते हैं जो एक एक करके सभी को ऊपर ले लेते हैं। लेकिन लास्ट में मार्टिन नीचे रह जाता है क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था और वो इतनी छोटे से स्पेस से बाहर नहीं निकल पाता। तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको बेसमेंट से बाहर निकाल लेंगे, जिसके बाद वो उस लिफ्ट को शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी को भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि वो बॉम्ब अभी भी जेन से चिपका हुआ है, जो कुछ ही देर बाद फट जाएगा, जिसमें मार्टिन की जान चली जाएगी। वहीं बाहर सभी को बचा लिया जाता है और कुछ देर बाद मीडिया भी आ जाती है जो सभी का इंटरव्यू लेती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मार्टिन की जान बच पाई होगी या नहीं? इस कहानी में कौन गलत था, मिस्टर बार्टन जिन्होंने फेक शेयर बेचे, या फिर जेन जिसने बदला लेने का सही रास्ता नहीं चुना, या फिर वो 10 साल की बच्ची जिसकी एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।